करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको जानकारी दे दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में बजेगा चुनावी बिगुल। चुनाव आयोग आज दोपहर 12 बजे करेगा तारीखों का ऐलान। तारीखों का ऐलान होते ही तो बड़ी खबर निकल सामने आ रही है। जानकारी दे दें कि कुछ ही घंटों का समय बचा है कि चुनावी बिगुल बच जाएगा। ऐसे में ऑफिशियली तौर पर जो तारीखों का ऐलान होना है, जिस पर सभी की नजरें टिकी है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से तैयारियां जो है अब तक जोरों शोरों से की जा रही है। प्रचार प्रसार भी जोरों शोरों से किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो है आचार संहिता लग जाएगी और ऐसे में ये देखना होगा कि किस तरीके से कोशिश यहां पर और हर संभव पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से की जाती है। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि दोपहर 12 बजे तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कितने फेज में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, माफ कीजिएगा, कितने फेज में ये इलेक्शन होने हैं, इसको लेकर पूरी एक जानकारी जो है, स्केड्यूल जो है वो जारी किया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो सबकी नजरें जो है तारीखों पर टिकी हैं और इंतजार है तो बस 12 बजे का। 10:30 बजने में कुछ ही मिनट बचे हैं, लेकिन अब 12 बजे का इंतजार है क्योंकि तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव 2000 आखिरी में जब पिछली बार हुए थे, उसी तरीके से इस बार भी चुनाव हो सकते हैं। और कुछ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच कई राज्यों में, वो देखने को मिल सकती है जबरदस्त तरीके से। तो आपको बता दें कि सभी दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में लगे, जनता के बीच में बाकायदा जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बैठकें भी लगातार की जा रही है तमाम पार्टियों की तरफ से और एक फीडबैक जो है वो लिया जा रहा है सभी विधायकों की तरफ से, नेताओं की तरफ से, क्योंकि अभी तक किस तरीके से रिस्पॉन्स रहा है लोगों का ये देखना था और किस तरीके से अब आगे काम करना है, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। तो आज का दिन जो है काफी महत्वपूर्ण है। तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल। और इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम राज्यों के से संवाददाता। छत्तीसगढ़ से पंकज विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजस्थान से गोपाल चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश से संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी छत्तीसगढ़ का। पंकज विश्वकर्मा, आपसे जानना चाहेंगे भूपेश बघेल के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। चुनाव का बिगुल जो है आज बच जाएगा, ऑफिशियली तौर पर ऐलान हो जाएगा 12 बजे के बाद, लेकिन अभी भूपेश बघेल के लिए क्या कुछ स्थिति है, कितना चैलेंजिंग है, वो जरा जानना चाहेंगे। दिल्ली रवाना हो गए हैं। आज सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो कांग्रेस की हाईकमान है उसकी बैठक दिल्ली में है, उसी पर ये सीटें जो 90 विधानसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, उसके टिकटों का निर्धारण किया जाएगा, टिकटें वितरित की जाएंगी और आगे की तैयारियां की जाएंगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भूपेश बघेल कोशिश है, वो लगातार है, कई शासकीय योजनाएं हैं, वो भेंट मुलाकात का कार्यक्रम कर रहे हैं, वो युवाओं से मिल रहे हैं और वो प्रयास कर रहे हैं कि वापस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता में लेकर आए। जी, राजस्थान का रुख कर लेते हैं। गोपाल चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल चतुर्वेदी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है की गई हैं और ऐसे में अगर देखा जाए तो जाति जनगणना करने का ऐलान यहां पर मौजूदा सरकार की तरफ से किया गया है, तो कितना कारगर ये अब साबित होगा? बिल्कुल दीपाली, पिछले कुछ दिनों से जो प्रदेश में माहौल रहा है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जितनी घोषणाएं बाकी थी वो सभी लगभग कर चुके हैं और इसमें जो लास्ट जो इन्होंने पासा फेंका है वो जाति जनगणना का फेंका है,
जिसको लेकर के यहाँ पर कई तरह की यहाँ पर बहस छिड़ चुकी है अब, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये पूरा जो मामला है वो केंद्र के अधीन आता है, इसमें स्टेट लेवल कई निर्णय नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चुनावी लाभ लेने के लिए अशोक गहलोत ने इस तरह का निर्णय पासा फेंका है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये जो चुनावी रैलियां होगी उसके अंदर भी बड़ा मुद्दा बन करके रहेगा। और बात की है दूसरी, तो यहाँ पर अलग अलग जातियों के बोर्ड बनाने का काम भी यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। यह भी आने वाले समय में शायद कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और इसके लिए कहीं ना कहीं भाजपा लगातार हमलावर रही है पिछले कुछ दिनों से कि पिछले 4.5 वर्षों में इस तरह की घोषणाएं क्यों नहीं की गई, कि इन वक्त पे यहाँ पर इस तरह की घोषणाएं की जा रही है आमजन को लुभाने के लिए। तो कहीं ना कहीं दीपाली यहाँ पर कांग्रेस जो है अभी हाल फिलहाल यहाँ पर कहीं ना कहीं बैकफुट पे नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही है। और आने वाले समय में अगर भाजपा को बराबर की टक्कर लेनी है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यहाँ पर उनको कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन अभी जहां तक जो राजस्थान के हालात हैं वो भाजपा के लिए बिल्कुल अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर तरफ यहाँ पर भाजपा में बिखराव दिखाई दे रहा है। जब से भाजपा के अध्यक्ष सीपी जोशी बने हैं, प्रदेश के कमान संभाली है, तब से कहीं ना कहीं यहाँ पर बिखराव और ज्यादा हुआ है। तो यह आने वाले समय में शायद भाजपा के लिए काफी दुखदायी साबित हो सकता है। इसके लिए कहीं ना कहीं जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के और अमित शाह यहाँ पर लगातार दौरे करते रहे हैं और कल फिर यहाँ पर वो पहुंच रहे हैं, आगामी 2-3 दिनों तक यहाँ पर रहेंगे। तो इसको जो दूरियां नेताओं में बटी है, शीर्ष नेताओं में, उसको कहीं ना कहीं पाटने में का काम करेंगे। और जयपुर के अलावा उदयपुर में, अजमेर में भी वो रात्रि विश्राम करेंगे और जो दूरियां नेताओं में बनी है उसको कम करने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा कहीं ना कहीं दीपाली। लेकिन भाजपा के लिए आने वाला समय बहुत ज्यादा आसान नहीं है और चुनावी जो रण है उसको जीतने के लिए काफी प्रयास भाजपा को करने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो योजनाएं प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चलाई थी और वो आमजन हितार्थ है और कहीं ना कहीं वो उसको दबाना भाजपा के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आने वाला समय जो है भाजपा के लिए काफी मुश्किल साबित होने वाला है प्रदेश में। बिल्कुल गोपाल चतुर्वेदी, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार इस समय जो है कांग्रेस सत्ता में है और कहीं ना कहीं चैलेंज जो है इस बार जो है बीजेपी को फेस करना पड़ सकता है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री समेत तमाम दिग्गज नेता जो है राजस्थान का भी दौरा कर चुके हैं। बिल्कुल दीपाली, जो दूरियां हैं नेताओं की उसको पाटने का एक बहुत बड़ा प्रयास किए जाने के चलते यहाँ पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं दौरे करते रहे हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं 2 दिन पहले संगठन भी यहाँ पर आरएसएस भी यहाँ पर मैदान में कूद पड़ा है। तो इस दूरियों को पाटने के लिए जो, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो बहुत ज्यादा लोगों को साथ लेके चलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो यही कहीं ना कहीं दुखदायी साबित हो रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया, राजेंद्र सिंह राठौर, सतीश पूनिया कहीं ना कहीं सभी अलग अलग अपने पद चिन्हों पर चल रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं भाजपा के लिए दुखदायी साबित हो रहा है। और स्थानीय लेवल की अगर बात बताऊं तो यहाँ पर भी जो गुटबाजी वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। चित्तौड़गढ़ समेत अनेक जिले हैं जहां पर गुटबाजी बढ़ी हुई है। ये आने वाले समय में भाजपा को बहुत ज्यादा नुकसान देने वाली है। जी चलिए, हमारे साथ मध्य प्रदेश से संजय शर्मा जुड़ गए। संजय, आपसे जानना चाहेंगे मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2018 के बाद सियासत कितनी बदली है, तस्वीर कितनी बदली है अभी तक? जी दीपाली, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, जो आचार संहिता लगने वाली है, उसको लेकर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो पार्टियां अपना अपना चुनावी प्रचार कर रही है। और अब जैसे बीजेपी की बात माने तो बीजेपी पूरे पिछले 18 साल से यहाँ काबिज रही है और अब की बार जो जनता को मन बना रही है, इस प्रकार जो चेंजिंग का मन बना रही है, कि सत्ता चेंज करने का मन बना रही है। और इसको देखा जाए तो अब यहाँ पे अब बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता भी यहाँ पे जो दौरा कर चुके हैं और अभी भी जो है लोकार्पण और ये जो कार्य किया जा रहा है इनका। जी, पंकज विश्वकर्मा का रुख कर लेते हैं, सीधा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज विश्वकर्मा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस जो है अभी भी इसमें पीछे नजर आ रही है। क्या कुछ वजह बताई जा रही है इसके पीछे? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे है। आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री 4 दिनों में 2 बार दौरा कर चुके हैं। अमित शाह लगातार कमान संभाले हुए हैं। कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन हमारे जो साथी है गोपाल ने जैसे बताया कि राजस्थान में गुटबाजी हावी है, वैसे ही यहाँ पर भी गुटबाजी हावी है। मैं आपको एक घटना का उल्लेख करता हूँ। 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था तो बृजमोहन अग्रवाल कद्दावर नेता है, वो नेता प्रतिपक्ष के दावेदार थे। उस समय नरेंद्र मोदी न गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं थे, न प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वो
दौरे में आए हुए थे नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के लिए बतौर पर्यवेक्षक। उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हुई थी, आगजनी की घटनाएं हुई थी, यहां तक कि नरेंद्र मोदी को छिपना पड़ा था कि उनको किसी प्रकार की शारीरिक क्षति ना हो। तो भारतीय जनता पार्टी टिकटों के बंटवारे में आगे जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो घोषित प्रत्याशी हैं उनका बहुत ज्यादा क्षेत्रों में विरोध हो रहा है। वही कांग्रेस की अगर अपन बात करें तो कांग्रेस सत्ता में है, स्वाभाविक तौर पर वहां ज्यादा दावेदार हैं, इसलिए अभी तक एक भी प्रत्याशी की घोषणा कांग्रेस नहीं कर पाई है। जी पंकज, जैसे कि अभी भी आप यही बता रहे कि गुटबाजी जो है राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली है, लेकिन ये समझना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए ये चुनाव कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि बीजेपी जो है इस समय आगे चल रही है उम्मीदवारों की लिस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें भी, तो कांग्रेस के लिए यहाँ पे डाउटफुल ये है कि कांग्रेस के लिए चुनाव जो है वो चैलेंजिंग है या फिर बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए दोनों ही पार्टियों के लिए चुनाव चैलेंजिंग रहेगा। आप जो आम आदमी पार्टी है वो 90 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारने वाली है। सर्व समाज, आदिवासी समाज जो है वो भी 52 से ज्यादा सीटों पर अपने चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी भी 10 से 12 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, 40 से ज्यादा सीटों पर वो भी चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी है वो भी 10 से 12 सीटों पर फोकस करेगी। जो यूपी और बिहार के मतदाता है छत्तीसगढ़ में, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हुए वोटों को समेटने की कोशिश समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की रहेगी। तो इससे आप समझ सकती हैं कि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये जो चुनाव है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अक्सर कई राज्यों में जिनमें चुनाव अब होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस में बड़ी टक्कर जो है इस समय देखने को मिले, फिर चाहे हम राजस्थान की बात करते हैं या फिर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं और किसी राज्य की भी बात करते हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं, अब गोपाल चतुर्वेदी हमारे साथ बने हैं। गोपाल, आपसे जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो सीएम की कुर्सी है बहुत ज्यादा प्रिय है, इसलिए उन्होंने अध्यक्ष पद को भी नकार दिया था। कहीं ना कहीं लड़ाई कितनी बड़ी है? मैं प्रदेश की बात करूं तो अशोक गहलोत जो है लगातार पिछले 5 सालों में अपनी कुर्सी को बचाने में कामयाब रहे हैं और इसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व है उससे भी कहीं ना कहीं दुश्मनी मोल ली थी, लेकिन 5 साल तक वो सरकार चलाने में कामयाब रहे हैं। और अगर मैं 5 साल की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं ये कार्यकाल जो उनका है हमेशा याद रखा जाएगा। कुर्सी बचाते हुए उन्होंने जिस तरह की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है आम जन के लिए, तो चिरंजीवी योजना है, इसका दायरा बढ़ाकर 25 लाख किया है। और इसके अलावा जो बात करूं मैं कि निःशुल्क दवा योजना चल रही है, जांच योजना चल रही है, इसका सीधा सीधा लाभ जो है आम जन को मिल रहा है। हाँ, 2 बातों की मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। जो 2 योजनाएं अंत में इन्होंने घोषणा की है, कहीं ना कहीं जो मोबाइल बांटने की जो परंपरा यहाँ पर शुरू की है वो आम जन के गले नहीं उतर रही है, जिसमें लगभग 40 खरब रुपए यहाँ पर राजकोष से दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर जिसकी कहीं आवश्यकता नहीं थी। ये आम जन के कहीं ना कहीं दिमाग में नहीं चल रही है कि ये घोषणा की क्यों लागू की गई है, जिसका कहीं औचित्य नहीं था। और यह अन्नपूर्णा किट योजना जो यहाँ पर शुरू की गई है, इसका भी कोई जरूरत नहीं थी। कहीं ना कहीं राजकोषीय घाटा बढ़ाने के हिसाब से बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है। भाजपा इसमें कहीं ना कहीं मुद्दा बनाएगी आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर। गोपाल चतुर्वेदी, क्योंकि जो विपक्ष होता है उसको हमेशा से मौका चाहिए होता है। फिलहाल के लिए चुनाव ऐसा समय चल रहा है कि इस समय विपक्ष जो है मौजूदा सरकारों को घेरता हुआ नजर आ रहा है, फिर चाहे मौजूदा सरकार में बीजेपी की सरकार हो, किसी भी राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं या कांग्रेस की सरकार हो, तो विपक्ष जो है हमेशा से ही हमलावर होता हुआ नजर आता रहा है और ये आगे भी यूं ही जारी रहेगा। चलिए, आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में, और इसी चर्चा को ब्रेक के बाद भी उस पार हम आगे बढ़ा के रहेंगे और देखेंगे कि बाकी और राज्यों में किस तरीके से नब्ज जो है टटोलने का काम यहां पर किया जा रहा है और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये देखना होगा। चलिए लेते छोटा सा ब्रेक।